2 और 3 अप्रैल की रात ठीक 1:30 बजे जब हम आप सो रहे थे, ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते पहले ही दिन भारतीय शेयर बाजार से करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। यूएस के शेयर बाजार से तो पहले ही दिन करीब 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गए। पूरी दुनिया में मानो भूकंप सा आ गया। लगा कि अब तो बाजार कंगाल करके ही मानेगा। लेकिन मुश्किल से एक हफ्ता ही बीता था कि ट्रंप ने अपने ही फैसले पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी। हालांकि चीन को बाहर रखा, लेकिन इस रोक से फैसले आने के बाद ही अगले ही दिन दुनिया भर के बाजार झूम उठे। अमेरिकी शेयर बाजार में तो 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी दिखी गई। तो भारतीय बाजार एक दिन में जितना उछला उतना पिछले 6 महीने में कभी देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में कई सारे सवाल हमारे, आपके और आप जैसे लाखों निवेशकों के मन में उठ रहे हैं। सबसे पहला, क्या ट्रंप का टेरर खत्म हो गया है या फिर ट्रंप की वजह से जो भूकंप आया था उसका आफ्टर शॉक अभी भी बचा हुआ है? दूसरा सवाल कि क्या Q4 अर्निंग्स को अब बाजार ज्यादा गंभीरता से लेगा या फिर Q4 अर्निंग का सपोर्ट अब बाजार को मिलेगा? और तीसरा सवाल जो शेयर बाजार का हर निवेशक जानना चाहता है, जिनकी संख्या 22 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, कि आम रिटेल निवेशक अब क्या करें। तो इन तीनों सवाल का जवाब आज आवाज अड्डा में ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देंगे बाजार के दिग्गज आनंद राठी के वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जी हैं, इंक्वेटिस के सीईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं और रॉकसेस्ट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं। ये जो 4 लोग आपके सामने दिख रहे हैं ना, वो दिन रात शेयर बाजार को देखते हैं। भारत का शेयर बाजार हो, विदेश का शेयर बाजार हो, और आप जैसे निवेशकों के पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं। तो अगले 1 घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 1 घंटा जो है ना आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इस तरह की गिरावट, इस तरह की हलचल बाजार में कभी कभार ही देखने को मिलती है। तो शुरुआत में फिरोज अजीज साहब आपसे ही करना चाहूँगा कि ट्रंप साहब ने जो डर दिखाया था और उसके बाद जो भूकंप आया था, क्या माना जाए कि अब वो भूकंप खत्म हो गया है या फिर अभी आफ्टर शॉक आना बाकी है? नमस्कार लक्ष्मण सर। मेरे हिसाब से जो भूकंप आया था उसके आफ्टर शॉक्स और ट्रेमर्स जरूर हैं, क्योंकि अभी तक वो भूकंप को कौन हु विल ब्लिंक फर्स्ट ये पता नहीं लगा है। ऑफ कोर्स काफी सारे कारण हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने निर्णय को वापस रिवर्स किया, जैसे आपने सही फरमाया कि चाइना को सेपरेट रखा है। पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रेमर्स होंगे, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये भूकंप का जो बेनिफिट इंडिया को होने वाला है लॉन्ग टर्म में, मैं बहुत बुलिश हूं। ऑफ कोर्स बहुत सारे 6-7 रीजंस हैं, क्योंकि जो पूरी जो पानी में कोई अनसेटलमेंट नहीं थी, पूरी वाटर को उसने अनसेटल किया, मडी किया। जहां वापस सेटल होगा, इंडिया की जो पहले स्थिति थी उससे कई गुना बेहतर होगी ग्लोबल ट्रेड में। हम हमेशा चाइना से कंपीट करना चाहते थे, चाइना +1 की बात करते थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की स्थिति बेहतर होगी, इसके बावजूद इंडिया मार्केट डरा हुआ क्यों इतना है? क्योंकि मैं देख रहा था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा होता नहीं है, चीन से तुलना करें तो टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में भी यूएस की हिस्सेदारी बहुत कम है। फिर हम डरते क्यों इतना? सर डरते फिरोज नहीं साहब, हैं, अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें लक्ष्मण सर, इफ दिस क्वेश्चन इज फॉर मी, इंडिया और ब्राजील 2 ही मार्केट हैं जो 3 दिन पहले मैं आंकड़े देख रहा था, 2 दिन पहले के आंकड़े हैं, 2 ही मार्केट थी जो 20 मार्केट देखी थी जो पॉजिटिव में थी। ओके, बाकी एक मार्केट थी 0 पे, बाकी सब ज्यादातर नेगेटिव में थी। 1 महीने की परफॉर्मेंस, 2 दिन के परफॉर्मेंस में भी जब ट्रंप ने मंडे को, इस हफ्ते के मंडे को जो तहलका मचा था, उसमें भी हम 3rd बेस्ट मार्केट थे आउट ऑफ द 20 मार्केट्स एनालाइज्ड। देखिए, जब भूकंप आता है तो जैसे मैं बैंकॉक में था जब म्यांमार में भूकंप आया, बैंकॉक में भी 7.7 जो होटल में था वो भूकंप, एक्चुअल भूकंप देख के आया हूं मैं लास्ट मंथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब जगह एक रिलेटिव फॉल तो आएगी। अब वो फॉल में हम कहां प्लेस्ड हैं वो बताता है कि ब्राजील और इंडिया इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी जरूर होंगे। और क्योंकि अगर यूएस में माइग्रेशन बंद कर दी गई है, उधर की पर कैपिटा इनकम जो है $80,000 है और इंडिया की $2,500 है, चाइना की $13,000 है, चाइना से नहीं लेना तो चीप लेबर मिलेगा कहां से? तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया की स्थिति बेहतर होगी। अब इंडिया उसको कैपिटलाइज करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर आप ये प्रार्थना करते थे कि इंडिया चाइना +1 और चाइनीज से कंपीट करेगा, तो ये आपका मौका जरूर है एज अ देश।
बिल्कुल ये मौका है, लेकिन इस मौका को कितना ज़्यादा मोनेटाइज कर पाएंगे, भुना पाएंगे, इसको लेकिन मेरे मन में कई सारे सवाल हैं जिस पर मैं आगे चल के शो में आपसे बातचीत करूंगा। मिहिर वोरा साहब, एक बात जो फिरोज साहब ने कहा कि भूकंप आ गया है लेकिन इसके आफ्टर शॉक अभी बाकी है, तो मैं आपसे थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगा इसी को लेकर के कि क्या स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि फरवरी में जो हालत हम लोगों ने देखा था, क्या हम लोग वहां तक फिर जा सकते हैं कि नहीं, अब वो बुरा दौर चला गया? नमस्कार लक्ष्मण जी। देखिए, आफ्टर शॉक्स तो आएंगे, और वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अभी भी 90 दिन की जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है उसमें भी काफी सारे नेगोशिएशंस, काउंटर नेगोशिएशंस वगैरह होंगे। उसमें क्या होगा कि जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं या यूएस बिजनेसेस हैं और इवन एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे चाइना में, वो कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेंगे। तो एक तरह की जो डिसीजन पैरालिसिस जो है वो तो रहेगी, और जो इंडिया जैसी इकोनॉमी जो है, और जैसे फिरोज ने कहा कि उसमें रिलेटिवली वी आर अमंग द बेस्ट प्लेस, वो तो रहेगा। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट वोलेटिलिटी इज हियर टू स्टे, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। मुझे लग रहा है ये एंड गेम शायद 90 दिन का वेट ना करे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें तो यूएस का ही होने वाला है। और जैसे हमने देखा, एक हफ्ते में काफी सारी चीजें समझ में आ गई, बाजार की वॉलेटिलिटी न सिर्फ स्टॉक मार्केट में, बट फाइनली जिस तरह से बॉन्ड मार्केट टूटा, वो एक सबसे बड़ा झटका था। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी वजह से 90 दिन का ये जो डिसीजन लिया, और एक्सेप्ट चाइना बाकी सब कंट्रीज को 10% में अभी फॉर द टाइमिंग रखा हुआ है। तो आई थिंक मूविंग पार्ट्स काफी है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल यूएस को मिला है, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जल्दी सलटेगी। 90 दिन की शायद हम वेट ना करें। देखिए, उद्देश्य ठीक है, यूएस को अपनी ट्रेड डेफिसिट घटानी है, यूएस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है लॉन्ग टर्म में, बट ये तरीका इतना इजी नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही क्रूड वेपन उन्होंने यूज किया है। मेरे ख्याल से नेगोशिएशन टेक्टिक था, काफी हद तक, थोड़े हद तक सफल हुए हैं, बट वॉलेटिलिटी तो रहेगी। रही बात, क्या हम फरवरी वाले लेवल्स पे जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं, बट मुझे लगता है चांसेस कम है। और उसके लिए मुझे सबसे बड़ी रीजन मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी की वजह से भी हम डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। उसकी ये वजह है कि क्लियरली जो मार्केट्स ग्लोबली सिग्नल दे रही है, वो ये कह रही है कि यूएस अगर अपनी फिजिकल डेफिसिट नहीं घटाएगा तो कितना भी कर ले, बॉन्ड प्राइसिंग में प्रॉब्लम होगी। हमने देखा था कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, डॉलर वीक हुआ और बॉन्ड प्राइसेस घटे हैं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं, इतनी हद तक कि अब तो गोल्ड भी एक सेफ हेवन बन गया है, और यूएस इज नाउ बीइंग परसीव्ड एज अ वेरी रिस्की मार्केट। मुझे लगता है कि सिचुएशन इन्फ्लेशन की ओर जा रही है यूएस में, और इन्फ्लेशन की वजह से और भी प्रॉब्लम्स होंगे, बट इसके बावजूद उन्होंने टैक्स कट किए। अभी कल जो बजट पास करवाया प्रपोजल्स, उसमें टैक्स कट किए हैं और फिजिकल डेफिसिट बिल्कुल घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर ही रहेंगे और उनको और तकलीफ होगी फ्यूचर में। और उसका एक ही एंड गेम मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी विल बी पम्प्ड इनटू द ग्लोबल सिस्टम। मनी प्रिंटिंग वापस शुरू हो जाएगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यूएस को तो करना ही पड़ेगा अगर अपने बॉन्ड्स को रिफाइनेंस करना है। चाइना, क्योंकि ये इतना बड़ा थ्रेट है उनके लिए, वो अगेन पंप प्राइमिंग करेगा। स्टिमुलस उन्होंने दिसंबर में ऑलरेडी एक किया है, मुझे लगता है एक और बड़ा स्टिमुलस चाइना में भी आएगा। तो मुझे लगता है अगर स्लो डाउन की ओर दुनिया जा रही है तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पंप होने के चांसेस हैं, और वो गोल्ड प्राइसेस हमें दिखा रहे हैं, डॉलर की वीकनेस हमें दिखा रही है। और ये सिचुएशन में इंडिया जैसी कंट्री जो एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, उनको मेरे ख्याल से फ्लोज और रिस्क एसेट्स और रिस्क फ्लोज इंडिया में आ सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस वॉलेटिलिटी। हालांकि इसमें मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, जसप्रीत अरोड़ा साहब, आप इस पर फोकस करिएगा कि जो वश था वो था कि टैरिफ लगा देना, आंख बंद करके सारे देशों पर लगा दिया टैरिफ, डिस्काउंटेड रेट सो कॉल्ड नाम दिया गया। तो उससे तो उबर गए हम लोग। अब 90 डेज़ का जो पीरियड है, इसमें कौन कितना नेगोशिएशन करता है, नेगोशिएशन में भी हम लोग भारत जैसे देशों का जो उन्होंने एक चार्ट बनाया था कि भारत ऐसे देश है जहाँ नेगोशिएशन बातचीत आगे बढ़ रही है, तो वो तो 90 डेज से पहले वाला जो टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ, उस स्थिति पे तो अब यूएस लाएगा नहीं हम लोगों को। तो इतने में खुश हो जाना चाहिए, अब बाजार को अपने चाल से चलना चाहिए, ना कि यूएस की चाल से। Yeah, hi, good evening and namaskar to everyone and to my fellow panelists. So
आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया लक्ष्मण जी। तो हमें टेक्निकल भाषा में जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं, वी हैव गॉट द रेजिस्टेंस एंड वी गॉट द सपोर्ट, राइट? तो 10% इंडिया के लिए, 10% और 26%, या तो 10% इंडिया एंड प्लस सो मेनी अदर कंट्रीज, 10 तो लगना ही लगना है, उन्होंने क्लियर कर दिया। लेट्स गो बैक टू 10 एंड हायर साइड 26। अब बीच में इट इज ऑल अप टू इंडिविजुअल कंट्रीज। हमें लगता है कि कौन कितना अच्छी डील बना सकता है यूएस के साथ, एक्सक्लूडिंग चाइना, राइट? चाइना का कोई लिमिट नहीं है, वो आज 80 था, उन्होंने भी 125 कर दिया, कल को 150 कर देगा, उनकी तो लिमिट की कोई वो नहीं है, आप यू कांट एक्सपेक्ट दैट। तो ब्रॉडली आई थिंक एवरीवन नोज कि अब क्या विंडो है जिसके अंदर नेगोशिएशन होनी है, द फ्लोर एंड द मैक्स, द मिन एंड द मैक्स, एंड वो 90 दिन की विंडो है। एज मीर सर सेड राइटली, आई डोंट थिंक इसमें एक 90 दिन जैसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना है, बिकॉज ऑल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया बायलैटरली अपना डिस्कशंस कर ही रहे थे ऑफ चैनल at a lower level, and I think between 30 to 60 days सबकी अपनी अपनी डील बन जानी चाहिए, and excluding China. And to the other part of your question, sir, I think the large part of the earthquake or the भूकंप, if you're saying, वो हो चुका है। उसके माइल्ड ट्रेमर्स, जैसे सब्सिक्वेंटली भी ट्रेमर्स आते रहते हैं, माइल्ड ट्रेमर्स हल्के फुल्के 2-4% ऊपर नीचे वाले, आई थिंक वील हैव टू गेट यूज्ड टू द नेक्स्ट 30 to 60 days। उसके माइल्ड ट्रेमर्स आते रहेंगे, बट देन वी नो कि हमें कैसे तैयार रहना उसके लिए, while also preparing for the medium to long term story which appears rock solid as Aziz also had। बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है कि जब हम लोग मेन शॉक झेल चुके हैं तो आफ्टर शॉक को लेकर लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे नहीं। और फिरोज साहब तो ग्राउंड जीरो पे थे अर्थक्वेक के टाइम में, तो उनका अनुभव तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो जो है मुझे लगता है कि वो भी तैयार होंगे कोई आफ्टर शॉक आता भी होता। अभिषेक अग्रवाल साहब, तो आप लोग भी डरे हुए कि नहीं, अब यूएस का डर खत्म हो गया आप लोगों के अंदर से? लक्ष्मण जी, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है ऑनेस्टली, अगर हम थोड़ा इसको डीपर अच्छा, वे ये में अच्छी बात है। समझें। बाकी पैनलिस्ट को बता दूं कि अभिषेक अग्रवाल साहब हमारे साथ कई शो में आए हैं, लेकिन कभी भी निगेटिव कभी साउंड नहीं किया, हमेशा जो है सो खुश रहते हैं और पॉजिटिवली देखते हैं। डरने वाली बात नहीं है इनका, बिल्कुल लाइन लेके चलते रहते हैं। हाँ बताइए। तो उसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि डरने वाली बात है क्यों नहीं यहाँ पे लक्ष्मण जी, हो ये नहीं रहा है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टैरिफ वॉर, इट्स अ पावर गेम। चाइना जो है पिछले 15-20 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो करते हुए जा रहा है, और अब उसकी जीडीपी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अमेरिका के बराबर हो चुका है एंड उसे टक्कर देने में खड़ा है। अमेरिका का डर ये है कि कहीं उनकी करेंसी फेल नहीं कर जाए, बिकॉज उनके सामने अब युआन एक नेक्स्ट चैलेंज होगा। उनकी खुद की जो ट्रेड डेफिसिट है वो $1 ट्रिलियन साल की है, और ये सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब ये 2008 का जो ये बबल हुआ था उस समय, और अमेरिका ट्रबल में गई थी। वहां से उन्होंने रुपए छापने शुरू किए, डॉलर छापने शुरू किए। उस समय उनकी कैपिटा टू जीडीपी, कैपिटा टू डेट उस समय के आसपास 80% रहती थी, जो आज अगर ये नंबर हम देखें उस दिन से लेकर आज तक, तो एक तरफा कर्व है जहां पे इन्होंने भर भर के पैसे छापे हैं, और अब अप्रोक्सीमेटली 140 to 150% ऑफ द जीडीपी जो है उनके डेट हो चुका है। मतलब सुंदर शब्दों में, $20 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो $30 ट्रिलियन का डेट है। अब $30 ट्रिलियन का डेट को हैंडल कैसे करोगे अगर आपका $1 ट्रिलियन का साल का ट्रेड डेफिसिट है? तो ये इनको समझ में आ चुका है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज वो चाइना और बाकी ऐसी कंट्रीज को फ्रीवे दे रहे हैं, बिकॉज वहां पे ये टैरिफ का जो ये मिस अलाइनमेंट है कि जहां पे अमेरिका अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है और बाकी कंट्रियां इजिली इंडिया यूएस मार्केट को टैप कर रही है, इस चीज को कैसे हम रिवर्स करें ताकि वापस यूएस फर्स्ट, डोमिनेंस फर्स्ट, डॉलर फर्स्ट, वो सारी चीजें हों। तो ये जो सारी एक्शंस हम देख रहे हैं ये इसके इर्द गिर्द जा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो सिर्फ एक ट्रेड डेफिसिट का गेम नहीं है, वो $30 ट्रिलियन के सामने जो डॉलर में पैसे लगे हुए हैं उसको बचाने का ये सारा एफर्ट्स है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इंडिया का एक्सपोजर इतना बड़ा है ही नहीं ग्लोबल लेवल पे जहां हम ऐसा कोई एक्सपोर्ट करते हैं जिसको लेके हमें वरी करना चाहिए। वरी हो क्या रहा है, जब इस तरह की उथल पुथल होती है तो मार्केट एक अनसर्टेनिटी स्पेस में जाता है। अब किसी को भी, इस पैनल में हम सब बैठे हैं, हमें से किसी को भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, किसी निवेशक को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। तो अनसर्टेनिटी के सिनेरियो में जब इस तरह की वॉलेटिलिटी आती है तो वो मार्केट का कॉन्फिडेंस को हैम्पर करता है, एंड वही अब हम देख रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर। लेकिन एक बात मैं आगे बढ़ूं, जो चाइना की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं ना फिरोज अजीज साहब, ये मैं ठीक है कि आप चाइना पे ड्यूटी लगा दिए, चाइना आगे बढ़ा तो उसको हमने रोक दिया,
चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश है, लेकिन ऑल्टरनेट जो है वो ऑल्टरनेट कोई साफ सुथरा दिख नहीं रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के पूरे सिनेरियो को देखा कि चाइना जितना सामान यूएस को भेजता है उतना सामान कोई देश भेज सके उतनी क्षमता ही किसी में नहीं है। हम कह रहे हैं चाइना +1 इंडिया भेज देगा, ऑल्टरनेट कर देगा, लेकिन उतनी कैपेसिटी कहाँ है? आप देखिए कि जो भी से चीज़ों को भेजता है चाइना उतना कहाँ से भेज पाएगा। अब एप्पल फ़ोन तो आप एयरक्राफ्ट में लाद लाद के ले गए, लेकिन हर चीज़ चाइना इंडिया में उतनी कैपेसिटी हो लेके जाए तो इंडिया इसको एक्सप्लोर कर पाएगा, मोनेटाइज कर पाएगा, इसकी संभावना कितनी बैठती है और इंडिया को कितना खुश होना चाहिए? जैसे आपने सही फरमाया लक्ष्मण जी कि इतना आसान नहीं है यूएस के लिए भी कि चाइना के इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना, ना कि दूसरे देशों को कि चाइना जितनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस करके वहां तक पहुंचाना। अब रहा सवाल क्या है कि आपने देखना है कि कैसे उस पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। अब ट्रम्प साहब बहुत स्मार्ट है मेरे हिसाब से, वो अपनी $2 ट्रिलियन की फिस्कल डेफिसिट से चिंतित है। आज अगर वो जो 10% टैरिफ पे भी ले आए और उस पे ही इनको ऑटोमेटिकली $600-700 बिलियन की एक एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है विदाउट हैम्परिंग डिमांड, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकती है अपनी कंपेटिटिव एज को लिए। सो मैं ये कह रहा हूं कि आज इंडिया कितना उसको कैपिटलाइज कर पाएगा आज की स्थिति में बताना नामुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे और पत्ते खुलेंगे, बहुत सारी और रणनीतियां निकलेंगी और बहुत सारे टू एंड फ्रो होंगे। ऑफ कोर्स सो आई पर्सनली थिंक कैपिटलाइज जरूर करेंगे, थोड़ी कोलैटरल बेनिफिट जरूर होगी, बिकॉज वियतनाम को देख लें, दूसरे कंट्रीज जो है जैसे अपैरल्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी काफी सारी हमसे जो compete करते हैं ग्लोबल मार्केट में, उन पे भी टैरिफ्स काफी अच्छी खासी भरकम लगाने की उम्मीद थी। ऑफ कोर्स नाउ 90 डेज का डेफरल है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इंडिया कैपिटलाइज कर पाएगा, बट इतना ज्यादा नहीं। जैसे आपने सही फरमाया कि इट्स नॉट वेरी इजी टू रिप्लेस चाइना। उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है $320 बिलियन की है यूएस के साथ, वो बहुत बड़ी डेफिसिट है। हमारी $50 बिलियन की डेफिसिट है, बट हम ऑयल उनसे खरीद सकते हैं, काफी सारे चीजें हम अपनी नेगोशिएशन, हम एक बहुत ग्रेशियस कंट्री थे कि हम टेबल पे बहुत कंस्ट्रक्टिवली नेगोशिएशन के लिए आए थे। काफी सारी कंट्रीज ने वो इतना पहल नहीं की थी, हमने पहल की थी। दैट्स व्हाई वी आर इन अ गुड स्पॉट। इसमें एक सवाल और पूछूंगा, फिर मैं मिहिर वोरा साहब के पास जाऊंगा कि इसकी संभावना आप कितनी देख रहे हैं कि ये जो टैरिफ वॉर जैसा इस सिचुएशन, या फिर कहेंगे टैरिफ ब्लॉक हो गया, अब ट्रेड ब्लॉक हो गया चाइना और यूएस के बीच में, ये दोनों चेयर टेबल पर फिर से बैठे और आपस में कहेंगे ठीक है जब हो गई बहुत लड़ाई, चलो हम लोग अपने हित का ख्याल रखें, दूसरे के हितों का ख्याल रखो और बताओ कैसे करना है। तो ये अगर सिचुएशन आ सकता है, इसकी संभावना कितनी है, और अगर ये आता है तो बाजार के लिए कितनी अच्छी खबर होगी? मेरे हिसाब से एक बहुत एमिकेबल सॉल्यूशन आना की संभावना ना के बराबर है। ऑफ कोर्स बहुत सारी टसल होगी, ना के बराबर है, ना के बराबर है। बहुत सारी टसल होगी, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम फॉल आउट, बट रहा सवाल इंडिया का। देखिए इंडिया की अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी जीडीपी का हमने घटौती देखी 6.7 से 6.5। ये बेसिकली अगर हमारी 2% जीडीपी यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 10% का अगर डिमांड की कटौती भी हुई तो मेरी जीडीपी 0.2 से कम होती है, उसको हमने प्रावधान किया हुआ है 0.1। 0.2 हमारी जो मार्केट है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए वॉलेटिलिटी सब अंग्रेजी में बोल जाते हैं, मैं ये कहता हूं कि भाई लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर पूरा निकल गया, निफ्टी की हाईएस्ट लेवल थी 26,213 24 सितंबर को, सबसे लोवेस्ट लेवल थी 21,885 4 जून को। पूरी निफ्टी पूरा साल वॉलेटिलिटी करते रहे, क्या टाइट रेंज में ऑपरेट करिए, 4,200 पॉइंट ऑन 22,000, होता कितना है 15-16%। इतना तो नैस्डैक एक दिन में मूव किया था मंडे को। सो इंडिया अगर आप वॉलेटिलिटी को एक्सेल शीट पे मैथमेटिकली कंप्यूट करेंगे तो 2022 मार्च से इंडिया की निफ्टी की वॉलेटिलिटी S&P 500 से कम है मैथमेटिकली। परसेप्शन तो सबके, मैं यूएस गया था दिसंबर 22 में, सब कहते हैं तुम्हारी सबसे वॉलेटाइल मार्केट। मैं उनसे बहस किया, तुम लोग 8 ट्रिलियन मैनेज करते हो, ये S&P 500 की आप वॉलेटिलिटी एक्सेल शीट पे कैलकुलेट कर लो और निफ्टी 50 की कर लो, आपकी 60% की जीडीपी मतलब मार्केट कैप है वर्ल्ड की, ये निफ्टी की 3% की है। 3% इज डिलीवरिंग लो वॉलेटिलिटी देन अ 60% मार्केट कैप इंडेक्स। सो वॉलेटिलिटी कम है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो रोज की उतार चढ़ाव को अगर हम वॉलेटिलिटी बोलने लगे तो यार ये एफडी तो है नहीं, हर दिन 0.8% की निफ्टी की मूवमेंट का तो प्रावधान करना पड़ेगा। अब 0.8 के बदले 3% मूव कर जाए, मानता हूं कि आदमी हड़बड़ा जाए,
बट 0.8 की 0.9 मूव कर जाती है एक दिन में, तो क्लाइंट बोलता है कि यार वॉलेटिलिटी है। सो वॉलेटिलिटी इज लोअर, और 3,80,000 करोड़ हम वापस कर चुके हैं एफआईआई को। वैल्यूएशन के बहाने पैसा बाहर जा चुका है, इसीलिए हमारी टेंट कम है। डेंट कम है। हालांकि ये भी है कि जब मार्केट कैप बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी दिखने में परसेप्शन वाइज थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में आप देखें तो वो जैसा कि आपने एग्जांपल दिया है वो वैसा है नहीं, परसेप्शन भले ही बना हुआ है। मीर वोरा साहब, एक सवाल ये उठता है कि अब यूएस की तो बात आपने कही, सब लोगों ने इस पर चर्चा कर ली, लेकिन अगला जो ट्रिगर जो इसका सबको इंतजार था वो था Q4 की अर्निंग को। लेकिन ट्रंप साहब ने ऐसा हिलाया कि Q4 की अर्निंग को लोग भूल गए थे, लगा कि पता नहीं उसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मार्केट उसको सीरियसली लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन अब तो Q4 की अर्निंग आनी शुरू हुई, इससे पहले ट्रंप साहब आप जाते हुए दिख रहे हैं। तो Q4 अर्निंग को लेकर के बाजार कितना आशावान है, या फिर कहें कि उसके रिजल्ट को कैसे बाजार लेगा, सीरियसली लेगा कितना, उस पर भी डर समाया रहेगा? बिल्कुल। देखिए, Q4 अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस काफी उम्मीद काफी लो ही थी। सिंगल डिजिट निफ्टी की अर्निंग्स की उम्मीद है, और मेरे ख्याल से जिस तरह से वैल्यूएशन की करेक्शन हुई थी सितंबर से लेके फरवरी तक, और मार्च में थोड़ी रिकवरी हमने देखी, मार्केट आई डोंट थिंक Q4 अर्निंग्स पे फोकस कर रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ध्यान में रखना कि Q1 ऑफ FY26 माने जून जो क्वार्टर आएगा और सितंबर जो क्वार्टर आएगा, उसमें हमारे एक जो बेस इफेक्ट है वो काफी फेवरेबल है। क्योंकि जो हमने स्लो डाउन देखी पिछले साल, खास करके सितंबर अक्टूबर तक, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से थी, जो हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट की जो इंफ्रा स्पेंडिंग थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर थी, बाकी सब स्पेंडिंग थी, उसमें स्पेंडिंग भी कम करी, और कंपनीज के रिसीवेबल्स भी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किए इतनी अच्छी तरीके से। तो उसकी वजह से एक्टिविटी फर्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में लो थी। अब FY26 में हमने देखा है गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 11 लाख रुपया वापस रखा है। तो जून और पिछले सितंबर के जो बेस इफेक्ट है, उसी से अच्छी खासी पॉप मिलने वाली है जीडीपी को। और अगर हमने देखा जिस तरह से ये विंटर क्रॉप वगैरह ठीक चल रहा था, तो एक नॉर्मल सिक्लिकल अपटिक हमें वैसे भी देखनी थी। दूसरी पॉजिटिविटी जो इकोनॉमी को एड कर रही है इज आरबीआई का रवैया, जो काफी लिक्विडिटी टाइट रखने का था। अब आरबीआई के नए गवर्नर ने काफी इजी कर दिया है, लिक्विडिटी भरपूर कर दी है, सरप्लस कर दी है, इंटरेस्ट रेट्स भी काटे हैं, और क्लियरली गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों एक ही पेज पे हैं कि अभी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, स्टिमुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से एक बेस अच्छा बना था, वैल्यूएशंस ठीक थे, इसलिए Q4 के अर्निंग्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि Q1 और Q2 जो है सितंबर क्वार्टर में ऐसे ही अर्निंग्स पिकअप होने थे।